हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का सामाजिक अध्ययन चैप्टर पढ़ेंगे। ये जानेंगे हम इसमें कि पृथ्वी अंदर से कैसी है और इसका जो वातावरण है वो किस तरह से ऐसा बना। तो शुरू करते हैं आपका सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट लेसन, पृथ्वी की संरचना एवं वातावरण। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। ये जानते हैं सबसे पहले पृथ्वी बनी कैसे बच्चों। तो महाविस्फोट सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है वैज्ञानिकों में। वैज्ञानिक जो है एक सिद्धांत को बहुत ज्यादा मानते हैं, मतलब जो है थ्योरी है। उस टाइम तो वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उन्होंने थ्योरी बना रखी है कि ये वाली थ्योरी है जिससे पृथ्वी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई थी बच्चों? सूर्य से। महाविस्फोट सिद्धांत क्या करता है कि एक बड़ा सा आपका गोला था, है ना, और उसमें से उसी के आसपास, मतलब ये जो आपका गोला है, ये पता है क्या है? ये है हमारा सूर्य। अब सूर्य जो है, सूर्य से सूर्य के पास एक बहुत ही विशाल तारा, बहुत ही बड़ा सा तारा गुजरा। हमारी आकाशगंगा का एक बहुत ही विशाल तारा उसके पास से गुजरा। तो इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से सूर्य को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, खैर, क्योंकि खुद का इसका सूर्य का खुद का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है उसकी खींचने की शक्ति। तो ये खींच रहा था, तभी इसके पास से निकला, तो ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फिर क्या हुआ, ये चला गया, लेकिन सूर्य से एक सिगार के आकार का टुकड़ा जो है वो निकल गया और वो इसके चक्कर लगाने लगा, है ना। अब इसी टुकड़े से, इसके जब कई सारे टुकड़े इस तरह से हुए, तो जो हमारा सौरमंडल है उसके अलग अलग ग्रह बने। अब सौरमंडल के विषय में हम आगे क्लासों में जानेंगे क्या क्या था उसमें। आज हम जानेंगे बच्चों पृथ्वी की उत्पत्ति। जो है पृथ्वी इस तरीके से उत्पन्न हुई। धीरे धीरे ये जो सिगार का टुकड़ा था ये ठंडा होने लगा, है ना, क्योंकि सूरज से दूर था। धीरे धीरे इसमें ठंडक होने लगी। तो ये हमारी, इसको मान लेते हैं, मान लो पृथ्वी। अब पृथ्वी में क्या हुआ कि इसकी जो ऊपर की जो संरचना थी, मतलब कि ये जो ऊपर की परत है, ये धीरे धीरे कठोर रूप इसने ले लिया। इसको कहा जाता है भूपर्पटी। क्या कहते हैं बच्चों? भूपर्पटी। अब आगे देखते हैं। तो इसके अंदर का जो भाग था वो अब भी गर्म था। जितना सूर्य का था ऐसे ही अंदर का भाग जो था वो गर्म था। इसको कहा जाता है क्रॉड, सबसे अंदर का भाग जो है। और एक बीच का भाग भी है हमारी पृथ्वी में, उसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है वो प्याज की तरह है। प्याज जैसे जो छीलते रहते हैं ना, उसमें परत निकलती रहती हैं, ऐसे ही कई सारी परत पृथ्वी में होती हैं। तो भूपर्पटी सबसे छोटी परत है, है ना। इसके बाद फिर आती है मेंटल, फिर आती है क्रॉड। क्रॉड के अंदर भी दो तरह की है, एक बाहरी क्रॉड और एक आंतरिक क्रॉड। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो क्रॉड है ये बहुत ज्यादा गर्म है, सूर्य की तरह ही, है ना। और ये जो है ये ठंडी हो गई धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर पड़ी थी बारिश, है ना। और जो क्रॉड है, चलिए इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बढ़ते हैं आगे। इसको नोट कर लेना। प्लेट। अब बच्चों देखेंगे हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। तो इसमें क्या है, जो हमारी भूपर्पटी है, जो बताया था मैंने, सबसे ऊपर वाली जो परत है, छोटी पतली सी परत है, ज्यादा जो है मोटी नहीं है परत, थोड़ी सी ही दूरी पर मेंटल शुरू हो जाती है। मेंटल जो है उसमें, जो मेंटल है उसमें क्या होता है, वो बनी हुई है पत्थरों से, चट्टानों से। ठीक है, तो और ये जो ऊपर वाली है थोड़ी कमजोर होती है। अब ये जो भूपर्पटी है हमारी, ये सबसे ऊपर परत है, ये बनी है, ये मतलब एक साथ ऐसे नहीं बनी, बिल्कुल ही जो है जुड़ी हुई होगी उधर से। ये टुकड़ों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है।
ठीक है। तो इसमें प्लेटें होती हैं, प्लेटें, टुकड़े, जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं प्लेटें, है ना। यहाँ पर मान लो ये टुकड़ा है, फिर ये टुकड़ा है, फिर ये टुकड़ा है ना। ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं जिनके ऊपर महाद्वीप होते हैं। अब देखिए 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, जो जितने भी भू प्रॉपर्टी के भाग थे, पहले कोई महासागर भी नहीं था उस टाइम पर जब भी पृथ्वी बनी थी, ना ही कोई महाद्वीप था। अब क्या हुआ कि जितने भी इसके जो स्थल भाग थे भू प्रॉपर्टी के, तो बच्चों अब इन सारे टुकड़ों ने मिलकर एक टाइम पर लगभग 200 मिलियन साल पहले, लगभग 200 मिलियन साल पहले, है ना, क्या हुआ, सब भागों ने मिलकर किसका निर्माण किया, एक महाद्वीप का। पूरा पूरा एक ही महाद्वीप था उस टाइम पर, जितने भी स्थल भाग थे सारे जोड़कर उन्होंने किसका निर्माण करा, एक महाद्वीप का। और जो गड्ढा बना वहां पर आसपास, उसने निर्माण करा पूरा एक ही महासागर का। तो उस टाइम पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, पैंजिया, और महासागर का नाम था पैंथालासा। लिख लेना आप सारे बुक में से देखकर। अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना जो जो नोट करने की चीजें हैं इसमें। अब इसके अलावा बच्चों ये जो सिद्धांत था प्लेट विवर्तनिकी का, इसमें ये किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने। ये ध्यान रखना, बाद में पूछा जाएगा आपसे, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पैंजिया था, इसी यही ये जो है भूभाग जो था हमारी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर एक ही था, वो जुड़ा हुआ था सारा, यही टूटकर 7 महाद्वीपों में विभाजित हो गया, ठीक है। और कुछ सिद्धांत तो ऐसे भी हैं, ये तो सिर्फ प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत है, इसके अलावा कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिन्होंने यह भी बोला है कि महासागर भी खिसकते हैं। और देखिए भू प्रॉपर्टी की इन्हीं प्लेट्स की खिसकने की, इन्हीं के टकराने की वजह से भूकंप जो आते हैं ना, भूकंप इसी वजह से आते हैं। तो भारत में कहां पर आते हैं भूकंप, ज्यादातर है ना यहां पर आते हैं। देखिए इधर नेपाल है ना, फिर यहाँ पर भूटान, फिर ऐसे करके, है ना, तो यहां पर जो है भूकंप आते हैं, इस जगह पर भूकंप आते हैं। तो यहाँ बच्चों एक तो इंडियन प्लेट है, और है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं इसको, जहां पर जिसमें हमारा भारत बसा हुआ है ना, और ये एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसके वो जो है नीचे धस जाती है यूरेशियन प्लेट के। तो दोनों के टकराने से क्या होता है, यहाँ पर भूकंप ज्यादा आते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, इसको नोट कर लेना सारा। स्टार्ट। अब बच्चों हम अगले पॉइंट को जानेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये कैसी है और बाह्य बनावट कैसी है। तो अभी भी हमने जो हम समझा वही चीज समझनी है हमें अब दोबारा से। भू परपटी, सबसे ऊपर वाली जो परत है हमारी भू परपटी, यहां से लेकर यहां तक पतली सी परत जो है ये है हमारी भू परपटी या परपटी, दोनों नाम है इसके। तो इसी में सब कुछ है, जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ इस परपटी पर ही है। हम जो रहते हैं हम परपटी के ऊपर रहते हैं पृथ्वी की, ठीक है। एक खुला हुआ भाग है, देखो जरा, जैसे तुम्हारी किताब में है। अब इसके बाद फिर ये जो है ये हिस्सा है मेंटल का। मेंटल इतनी ज्यादा मोटी है परत, है ना, बहुत ही कठोर चट्टानों से बनी हुई है, और जो कि धातुओं से बनी हुई है। धातुएं मतलब लोहा, तांबा, तरह तरह की धातुएं इसके अंदर हैं, चट्टानों में, चट्टानों में मिलती हैं धातुएं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर ये जो है ये आती है बाह्य क्रोड हमारी, ये अंदर जो ये क्रोड है पूरी, तो ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है, इसमें बहुत ज्यादा चट्टानें हैं, तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पर।
और उसके बाद फिर ये लोहे से, लोहा ज्यादा है इसे, और निकेल और इस्पात से बनी हुई है। जो सबसे अंदर वाली परत है हमारी, वो सबसे ज्यादा गर्म है, यही बस। ठीक है, अब समझते हैं इसको, भूप्रकृति को हमारी। तो 29% भाग पर जो है सिर्फ जो है जमीन है पूरी पृथ्वी पर, 29% भाग पर स्थल है, मतलब जमीन है ना। 71% जल है, जल ही जल, हर जगह महासागर ही महासागर। अब 7 महाद्वीप में सब बच्चों को पता है। यहाँ पर कौन कौन से हैं बच्चों? एक है एशिया, फिर दूसरे नंबर अफ्रीका, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर क्या है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद फिर अंटार्कटिका, उसके बाद फिर यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ये इसको नोट कर लेना अच्छे तरह से, इनके नामों को, 7 महाद्वीपों के, और ढंग से याद कर लेना, है ना। और क्रम से करना कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 5 महासागर हैं, कौन कौन से? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसका फिर अटलांटिक महासागर, फिर आता है हिंद महासागर, हमारा जो हमारे जो महासागर है हमारे आसपास, जो महासागर का नाम है हिंद महासागर। फिर आता है आर्कटिक महासागर, जो कि ऊपर की साइड है पृथ्वी की, है ना, इस जगह पर है आर्कटिक। ठीक है, ये छोटा महासागर है, सबसे छोटा, सबसे छोटा तो नहीं, सबसे हाँ सबसे छोटा यही वाला। फिर दक्षिणी महासागर यहाँ पर, चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी महासागर, फिर सबसे छोटा है ये वाला। ठीक है, तो देखो ये दक्षिणी महासागर जो है, इसका नाम दे दिया गया है, अभी भी दिया गया है इसका नाम वैज्ञानिकों के द्वारा। पहले इसको महासागर बोलते नहीं थे, बस किताबों में लिखा था, लेकिन जो है ना इसको माना नहीं गया था। लेकिन अब कुछ दिन पहले ही 8 जून को माना गया है कि दक्षिणी महासागर है ये नीचे वाला जो है। और इसमें जो किताब में इसका नाम लिखा हुआ है आपकी अंटार्कटिक महासागर, तो अंटार्कटिक महासागर नहीं, इसका नाम दक्षिणी महासागर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे नोट कर लेना। और देखो कोर जो बहुत गर्म है, इस वजह से इसको निफे भी बोला जाता है। ठीक है, निकिल और इस्पात से बनी हुई है ये। चलिए इसको पूरा नोट कर लेना। तो बच्चों, पृथ्वी की सतह पर 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक धीमे परिवर्तन और एक तीव्र परिवर्तन। अब धीमे परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? तो आपकी बुक में देखिए एक बार, वर्षा, पवन, सूर्य की उष्मा, नदियां और सागर और हिमखंडों द्वारा पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, है ना। इनके जो परिवर्तन होते हैं, इनके द्वारा किए गए परिवर्तन, वो पता नहीं चलते ज्यादा, है ना, उनसे हमारा जनजीवन प्रभावित नहीं होता। फिर आते हैं तीव्र परिवर्तन। तीव्र परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अचानक से होते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं ये लोगों की जान और माल की हानि कर देते हैं, इसीलिए ये जो परिवर्तन है खतरनाक होते हैं। तो धीमे परिवर्तन कौन से आते हैं, ये आपने वो बुक में देखिए। इसका फिर तीव्र परिवर्तन में ज्वालामुखी अचानक से फट जाता है, अचानक से फटा और सारे लोग जो है अचानक से उनके ऊपर जो है आग की बारिश हो गई। अगर कोई पास में बस्ती है तो ज्वालामुखी की वजह से वहां पर जो है आग की बारिश हो सकती है। और एक शहर भी था कहीं पर, वो क्या हुआ था, उसके वो पास में वो गांव था, ज्वालामुखी के पास में वो गांव था। तो क्या हुआ कि जो है ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो उस गांव पे आया और वहां के सारे लोग जम गए उसी में। आज भी वो गांव ऐसा का ऐसा ही है, मतलब वहां पर लोग अगर खड़े थे तो खड़े रह गए, उनकी मूर्ति सी बन गई। तो इतना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो ज्वालामुखी, भूकंप अचानक से आते हैं सारे, सुनामी, सूखा, और इनमें ज्यादा परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं पृथ्वी के अंदर कुछ होने की वजह से। जैसे कि ज्वालामुखी जब अंदर से कुछ गर्मी निकलती है पृथ्वी के, तो वो निकलने के लिए एक जगह को छेद कर देती है एक जगह से, और वो धीरे 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 करके ज्वालामुखी बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो ज्वालामुखी लावा निकलता है धीरे ठंडा होकर और वहां पर जमीन बन जाती है। जब वो ठंडा हो जाता है तो जमीन बन जाती है वहां पर।
तो वो पठार कहलाता है। पठार जब वो ऊंची ऊंची जमीन हो जाती है, थोड़ी ऊंची हो जाती है जमीन, पठार क्या होता है? पठार किस कहते हैं? आसपास की जमीन से ऊंची हुई उठी हुई जमीन, वो होता है पठार। जैसे कि दक्कन का पठार। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ज्वालामुखी समझ लिया आपने। आगे बढ़ेंगे और इसको एक बार सब सारे जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा मैं उनको एक बार अच्छे से खुद से ही पढ़ना, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। फिर आते हैं बच्चों सुनामी पर। तो सुनामी जो आती है ये भी बहुत भयंकर घटना होती है। सुनामी में क्या होता है कि अचानक से कहीं पर भूकंप आया और उसकी वजह से पानी में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उड़ जाती हैं। कभी आपने थोड़ी मतलब देखी होंगी फिल्म वगैरह में, कुछ हद तक मतलब काफी ऊंची होती है वो भी, लेकिन इतनी ऊंची नहीं होती जितनी सुनामी होती है। कई 100 मीटर तक ये जो होती हैं, ये कई किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं उनकी ऊंचाई। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ के आती हैं और जो तटीय इलाके हैं उन पर, जो तटीय जहाँ यहाँ तट है, जहाँ किनारे हैं, भारत में कहाँ पर, यहाँ पर किनारा है, इस जगह पर किनारा है, तो यहाँ पर सारे में सुनामी आई थी। ऐसे श्रीलंका में भी आई थी, अंडमान निकोबार में आई थी, है ना। और कहाँ पे आई थी? यहाँ पे जो जितने देश हैं, इंडोनेशिया वगैरह, जापान वगैरह, ये सब में आई थी, है ना। बहुत तगड़ी वाली सुनामी आई थी वो सन 2004 में जो आई थी। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, भूकंप। तो बच्चों ये सब इन सब घटनाओं का पता पहले ही जानवरों को लग जाता है। तो देखिए जरा कि मनुष्य इतना ज्यादा विकसित नहीं है, मनुष्य तो इतना अपने आप को इतना ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा बोलता है, लेकिन जानवरों को उससे भी पहले पता चल जाता है कि कोई घटना होने वाली है ना। तो जो है सुनामी आने से पहले क्या होता है? सबसे पहले होता ये है कि जो महासागर है, महासागर पानी है मान लो, है ना, वहां से थोड़ा सा पानी जो है नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब कि जो है पानी नीचे के उसका स्तर गिरने लग जाता है। अब लोग ऐसी घटना को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये जो पानी जो नीचे गिर रहा है, ये दोबारा जब वापस आएगा तो बहुत तगड़ी वाली लहरों के साथ आएगा, जो कि उन्हें खत्म कर देगा। तो हुआ ये कि जो है बहुत सारे लोग, जब जो है ऐसा हो रहा था यहाँ पर, तो लोग देखने के लिए खड़े हो गए और अचानक से बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें जो है जब आई तो वो बचाव अपना नहीं कर सकेंगे, बहुत तेजी से आती हैं लहरें, कई 100 मीटर तक ये जो लहरें हैं उड़ जाती हैं। इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, पूरी इमारतों को ये खत्म कर देती हैं। इतनी बहुत लंबी गवन चुकी इमारतों को भी खत्म करने की ताकत है सुनामी की, तगड़ी होती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, भूकंप। अब भूकंप को समझते हैं, तो डायग्राम पर नोट कराया है सबको। तो बच्चों ये सारे जो है तीव्र परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम, तीव्र परिवर्तन जो कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो भूकंप कैसे आता है? तो भूकंप आता है अंदर की ही गतिविधियों के कारण गतिविधि। मान लीजिए यहाँ पर जो है भूकंप का केंद्र, मान लो ये जो है पृथ्वी है ना, यहाँ पर कुछ हुआ, मान लीजिए यहाँ पर प्लेट खिसक गई, ये यहाँ पे प्लेट थी, है ना, और एक यहाँ पर थी, दोनों टकरा गई, ये यहाँ टकराई, तो इस कंपन की वजह से ये जो जहां पर शुरू हुआ कंपन, ये है केंद्र, इसको बोलते हैं भूकंप का केंद्र, ठीक है। और जिस जगह पर सबसे पहले जो ये आते हैं कंपन, उसके सबसे ऊपर इस सतह पर इस जगह पर आता है सबसे पहले भूकंप का जो तरंगें आती हैं वो इस जगह पर आती हैं, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है बच्चों, अधिकेंद्र। सबसे पहले यहीं पर महसूस होती है तरंगे, इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। जब परपट्टी पर आती है तरंगे उसकी भूकंप की, और धीरे धीरे वो सारे में फैलती हैं धीरे धीरे। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो अधिकेंद्र पर ही होता है। अब भूकंप के समय पर देखो बहुत सारे भूकंप बीच बीच में आते रहते हैं, आप सुनते रहते होंगे खबरों में। अब भूकंप को मापा कैसे जाता है? तो भूकंप मापी एक यंत्र होता है, उसकी सहायता से
भूकंप को नापते हैं, ठीक है, कि उसकी तीव्रता कितनी थी, कितना तगड़ा भूकंप था, ठीक है। भूकंप मापी से मापते हैं, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, ठीक है। उसको मापने के उसको बोलते हैं, स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल। अब आगे बढ़ेंगे, उसकी तीव्रता को मापते हैं किस पे, रिक्टर स्केल से। अब जापान, फिलीपींस, उत्तरी भारत की हिमालय श्रृंखला आदि ऐसे स्थान हैं जहां पर भूकंप जो है वो आते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हिमालय की साइड में, ऊपर की साइड भारत के उत्तर में भूकंप आते हैं। अब क्या क्या सावधानियां होती हैं बच्चों भूकंप के टाइम पर? तो भूकंप के टाइम पर खुले में चला जाना चाहिए, क्योंकि जो इमारतें हैं वो गिर सकती हैं, ढह सकती हैं, है ना, उनकी वजह से नुकसान हो सकता है, हमारे ऊपर गिर सकती हैं। अगर आप जो है निकल नहीं सकते और जो है घर में ही बंद हैं, तो क्या करिए, कमरे के कोने में चले जाइए एकदम, ताकि जो वस्तुएं हैं आसपास की वो आपके ऊपर ना गिरें। या अगर आपके पास मेज वगैरह है तो साइड में मेज को लेकर मेज के नीचे बैठ जाइए। अगर आप खंभे और ये पेड़ वगैरह के आसपास खड़े हुए हैं तो उनसे हट के खड़े होइए, हट जाइए, उनसे तुरंत हट जाओ, एकदम खुले स्थान पर जाइए ताकि कुछ भी गिरने की आशंका ना रहे। और लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल ना करें उस टाइम पर, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलते वाहन से तुरंत ही उतर जाना चाहिए ताकि जो है कुछ ऊपर से गिरे तो तुरंत हम भाग सकें। इससे पहले हम तो है, लेकिन उससे पता नहीं चलता तो वाहन में बैठे होते हैं। अब आते हैं बच्चों बाढ़ पर। तो बच्चों जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, समझेंगे बाढ़ को, बाढ़, तो बच्चों हमारा देश एक मानसूनी देश है, मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून है ना, मानसून किसे कहते हैं? जो बादल आते हैं हमारे सागरों से उठकर, जो बादल आते हैं महासागरों से उठकर, पूरी साल जो बादल आते हैं पूरी साल में, गर्मियों के बाद जो वर्षा होती है वो होती है मानसून की वर्षा। तो जो हमारी खेती होती है, जो हम खाना खाते हैं, वो खेती से आता है। और खेती किस पर निर्भर है? हमारी मानसून पर। कृषि हमारी मानसून पर ही निर्भर होती है। तो बाढ़ जो है, जब मानसून कुछ ज्यादा आ जाता है, तगड़ा वाला, है ना, तो क्या होता है? अभी इन चीजों आप आगे पढ़ोगे क्यों कई बार ज्यादा आता है, कभी कभार कम आता है, और कि अकाली पड़ जाता है। कभी कभार ज्यादा आता है कि जो है नदियों में बाढ़ आ जाती है, इतना ज्यादा आता है। तो बाढ़ कैसे आती है? जब मानसून, जब बारिश ज्यादा पड़ती है तो नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। जब नदियां चलती होती हैं, पानी है उनमें, कुछ गहराई है उनकी, अब ज्यादा पानी भर गया तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा यहाँ से, है ना। ओवरफ्लो क्या होगा तो क्या होगा? आसपास की बस्तियों में पानी भर जाएगा। अब पानी भरता है तो बच्चों आप सोचते हो कि जो है ना बाढ़ धीरे धीरे आती है, आराम से आता है पानी, तो लोग मर क्यों जाते हैं इसमें? तो बच्चों केवल बाढ़ ही हानिकारक नहीं होती, जितने उससे जब वो पानी रहता है बहुत दिनों तक, तो उसके बाद क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। तो उसकी वजह से जो बीमारियां वगैरह जो फैलती हैं, गंदा पानी हो जाता है, तो हैजा वगैरह बहुत सारी बीमारियां आती हैं, सब मलेरिया, डेंगू, क्योंकि पानी भर जाता है तो जो है, और रहने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, गंदगी हो जाती है बहुत ज्यादा। उसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। कई बार बाढ़ तेज आ जाती है तो उसका तो होता ही असर, जब तेज आती है बाढ़ अगर, तो उसका तो असर होता ही है, डूब जाते हैं लोग। लेकिन ज्यादा जो नुकसान होता है वो महामारियां वगैरह फैलने की वजह से होता है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए, अच्छे अच्छे बड़े बड़े, है ना, ऐसे वृक्ष जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, और जो कि पानी को बांध के रखते हैं, है ना, मिट्टी को बांध के रखते हैं, ऐसे में बहने नहीं देते, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, जल को भी अवशोषित कर लेते हैं, जल को पी जाते हैं। तो ये हमारे मित्र हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इनको काट रहे हैं धीरे धीरे, पूरी पृथ्वी खत्म करते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो है अगर ये वृक्ष नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये बात इंसान नहीं समझते, इंसान केवल अपना ही फायदा देखता है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब आते हैं बच्चों सूखा पर।
अब जैसे बाढ़ आई, कभी कभार मानसून कम आता है, मैंने बताया था, उसकी वजह से बच्चों क्या होता है, सूखा हो जाता है। ठीक है, बहुत टाइम तक जब वर्षा नहीं आती नहीं है, बहुत कम आती है, तो उसमें क्या होता है, कृषि जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। कृषि हमारी सारी वर्षा के पानी पे ज्यादा निर्भर है। कुछ ही जगह है अभी भी ज्यादातर गांव में कि वहां पर नलकूपों से निकालते हैं पानी, लेकिन बहुत ज्यादा जगह ऐसी ही है हमारी जहां पे क्या होता है, सिर्फ वर्षा पर निर्भर है किसान, क्योंकि बहुत गरीब किसान हैं, वो अभी तक नलकूपों की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ज्यादातर किसान ऐसे ही हैं। हमें तो बस वाले किसान दिख जाते हैं कि जो नलकूप लगाकर ट्यूबवेल वगैरह सबका लगा रखा है, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो लगाने का भी, है ना। तो वो किस पर निर्भर करेंगे, वो सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर हैं। जब वर्षा पर निर्भर होते हैं किसान, जो है पहले बहुत सारे कीटनाशक वगैरह खरीदते हैं, और कीटनाशक वगैरह खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है। अगर फसल खराब हो जाएगी तो क्या होगा, वो उसका पैसा नहीं दे पाते और वो कर्जे में डूब जाते हैं। ठीक है, अगर फसल अच्छी होगी तो ठीक है, वरना जो है ऐसा होता है। इसी वजह से किसान बहुत सारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, वृक्षारोपण करना चाहिए इसके लिए भी, है ना। देखिए कितने सारे फायदे हैं वृक्षारोपण करने के। पेड़ लगाने चाहिए हमें आसपास अपने, और प्राकृतिक जल संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए, और अधिक संसाधनों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, बाजरा मक्का वगैरह जितने भी सूखा प्रतिरोधक फसलें हैं ये उगानी चाहिए। अब तो उगती नहीं है, लोग खाते ही नहीं है, तो उगेंगे कैसे, है ना। बाजरा मक्का ये सब जो है बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर के लिए होते हैं। आजकल जो है केवल गेहूं ही चल रहा है, और गेहूं भी धीरे धीरे तो गेहूं भी नहीं, लोग बच्चे से पिज्जा बर्गर में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तो ये बहुत ही गलत है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है कि। अब जल की उपलब्धता के लिए कृत्रिम नहरों का निर्माण करना चाहिए, है ना। मतलब कि नहरें, नदियां हैं तो वहां से पानी निकाल लो, वहां यहाँ गड्ढा कर दिया हमने तो यहाँ से पानी आएगा और खेतों तक जाएगा। ठीक है ना, ऐसी नहरें होती हैं, ये मानव निर्मित होती है। ठीक है, अब आते हैं तो चक्रवात पर। चक्रवात क्या होता है समझते हैं इसको। अब बच्चों हम जानते हैं चक्रवात को। चक्रवात क्या होता है, तो आपने कई बार इसको कार्टून्स वगैरह में देखा होगा। तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसमें इस जगह पर कम वायु दाब उत्पन्न हो जाता है, मतलब यहाँ पर हवा कम हो जाती है, तो आसपास उसको भरने के लिए गर्म हवाओं की आंधी आती है। उस क्षेत्र को भरने के लिए जो है गर्म हवाएं, उनकी आंधी चलती है ऊंचाई पर, है ना। यहाँ पर कम हो जाती है धीरे धीरे, इस तरीके से आता है। तो ज्यादातर जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं भारत के पूर्वी तट पर, है ना। यहाँ पर कम आते हैं, इस साइड पश्चिमी तट पर कम आते हैं, पूर्वी तट पर ज्यादा आते हैं। ज्यादातर उड़ीसा वगैरह में सुना होगा आपने कि उड़ीसा में आने वाला है, कि तमिलनाडु से आने वाला है। तो चक्रवात भारी नुकसान पहुंचाते हैं जान माल का, है ना, बहुत तगड़ी हवाएं होती हैं। तो 29 अक्टूबर 1999 को भयंकर चक्रवात आया था जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले भी आया था ऐसे ही, और तरह तरह के चक्रवात हैं ये आते ही रहते हैं। जैसे ताऊ के आया था इस साइड, गुजरात की साइड, है ना, और ऐसे ही यहाँ पर यास आया था इस साइड ही, अभी जल्दी में ही यास नाम से एक और चक्रवात आया था। बच्चों पृथ्वी जो होती है ना हमारी, पृथ्वी जो दो भागों में अगर बांट दिया है इसको, तो ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, ऊपरली साइड है हम। अब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात को बोला जाता है हरिकेन या फिर टाइफून। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब नीचे की साइड अगर कोई तूफान आ रहा है उसको बोलते हैं चक्रवात। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए बच्चों,
कि हमें समय समय पर जो टीवी पर, रेडियो पर जो भी किताबें आ रही हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए अगर हम ऐसे इलाकों पर रहते हैं, ऐसे इलाकों में। और फिर क्या करना चाहिए, अपने घर के सबसे मजबूत भाग में चले जाओ ताकि जो है कम से कम नुकसान हो। अगर कमजोर घर होगा तो वो उड़ भी सकता है। इसके अलावा खिड़कियों से दूर रहिए। भोजन को जल रोधक थैलियों में पैक कर दीजिए ताकि खराब ना हो। ठीक है। उसके बाद फिर प्राथमिक चिकित्सा का एक फर्स्ट एड का बॉक्स रखना चाहिए, दवाई वगैरह उसमें सारी हो। ठीक है। किसी चोट लगे तो तुरंत ही इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दवाई वगैरह हो, तैयार हो। चक्रवात के रुकने से तक जो है घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका पाठ खत्म होता है। इससे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ में आपको ग्रुप पे डाल दूंगा और इसको अच्छे से पढ़ना, खुद से एक बार आंसर करने की कोशिश करना सभी क्वेश्चन आंसर्स, कम से कम जितने भी सभी जितने भी हैं अभ्यास प्रश्न जितने भी रखे हैं उन सभी का क्वेश्चन आंसर खुद से करने की कोशिश करना एक बार। उसके बाद फिर मेरी पीडीएफ को भी देखना, मुझे चेक कर लेना, तभी आपको और अच्छी तरह से ये पार्ट समझ में आ जाएगा। और एक बार इसको पढ़ के देखना, दोबारा से रीडिंग करनी है ना। इसी के साथ बच्चों आपको कैसा लगा ये बताना और इसी के साथ ही आपका पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।